मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे ख़त। ये ख़त दोनों गालिब ने लिखे हैं ना। हमारे सिलेबस में 2 ख़त हैं, दोनों को हम एक ही वीडियो में ही फिनिश कर देंगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो और एक ही वीडियो में ही हम दोनों ख़त को पढ़ लेंगे। ठीक है, ये किसने लिखे हैं? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने लिखे हैं, अपने 2 दोस्त और शागिर्द कह सकते हैं उनको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहले ख़त किसे कहा जाता है, उसके बाद असदुल्ला खां गालिब के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो ख़त लिखे हैं उनका जायज़ा लेके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मकतूब निगारी या ख़त निगारी एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं, बाज़ अहले क़लम ने मकतूब निगारी को एक लतीफ़ फ़न करार दिया है, यानी ये एक मज़ा लेने का फ़न है। ठीक है, और जाहिर सी बात है, पहले ज़माने में जब फ़ोन मोबाइल ये सब चीज़ें नहीं होती थी तो लोग ख़त व किताबत से ही एक दूसरे के हाल दरियाफ़्त करते थे। लिखते हैं, ऐसे ख़ुतूत की बड़ी तादाद मौजूद है। तो लिखते हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं जिनमें आला तख्लीक अदब की शान पाई जाती है। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा बना चढ़ा के लिखना और ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। आगे लिखते हैं, मकतूब निगारी शख्सी इजहार की एक शक्ल है। इंसान अपनी शख्सियत का इजहार करता है। ठीक है, मकतूब निगार का मुखातिब कोई एक शख्स होता है, जबकि अदब की किसी दूसरी असनाफ में एक साथ कई लोगों को मुखातिब किया जा सकता है ना, या उसमें मुखातिब होते हैं, मुखातिब करते हैं। यानी अभी जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो सिर्फ मैं आपसे या आपके 2 दोस्तों से ही मुखातिब नहीं हूँ। यहाँ पे 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट होंगे मैं सबके साथ एक ही बार में मुखातिब हूँ। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर किसी बच्चे का नाम लेके बात करूँ, जैसे एक बच्चा है लखन, है ना, जो हर वीडियो पे कमेंट भी करता है और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लखन का नाम लूँगी तो इसका मतलब है कि सिर्फ मैं लखन से ही बात कर रही हूँ, आप सबसे नहीं कर रही। आ रही है बात समझ में? तो इसी तरह से कहते हैं कि जब हम ख़त लिखते हैं तो ख़त में हम किसी एक से ही बात करते हैं, जबकि अगर हम नावल, दास्तान या कुछ और चीज़ लिखते हैं तो उसमें हम किसी से भी बात कर सकते हैं। राइट, आगे आ जाइए। लिखते हैं, कुछ अदीबों ने ऐसे उम्दा ख़त लिखे हैं कि अब मकतूब निगारी को एक अदबी सिन्फ का मर्तबा हासिल हो चुका है। ऐसे ख़ुतूत का मुताला इस एतबार से और भी दिलचस्प हो जाता है। क्यों? क्योंकि ना उससे हमें उस दौर के हालात का पता चलता है ना, या उन पे पर्टिकुलर क्या गुजरी वो पता चलता है। ठीक है, तो इसलिए इनका मुताला करना और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। आगे लिखते हैं, मकतूब निगारी का मुखातिब कोई हो, यानी जिसको हम मुखातिब कर रहे हैं वो चाहे कोई भी हो। अगर मकतूब निगार की तहरीर में कशिश हो तो ख़त हर पढ़ने वाले के लिए दिलचस्प हो सकता है। ठीक है, यानी मैंने ख़त लिखा चाहे किसी को भी हो, अगर मैंने लिखा बहुत अच्छे अंदाज से है तो फिर चाहे उसे कोई भी पढ़ेगा सबको वो अच्छा लगेगा। अच्छे ख़ुतूत अदब पारे के तौर पर पढ़े जाते हैं। उर्दू नस्र की रवायत में गालिब, शिबली, मेहंदी अफादी ये एक ही नाम है बेटा। ठीक है, मेहंदी अफादी एक ही नाम है। चौधरी मोहम्मद अली रदवली, ठीक है, और इसके बाद आपके अबुल कलाम आज़ाद है, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, मंटू है, मेरा जी हैं और सफ़िया अख्तर हैं। ठीक है, वगैरह के ख़ुतूत नुमाया हैसियत रखते हैं। तो ये इतने कुछ आपके नाम जो आए हैं, ये वो कौन है? ये ख़ुतूत निगार है। ठीक है, इसी झेल में आज हम पढ़ते हैं जिन्होंने असल में हम कह सकते हैं कि ख़ुतूत की इब्तिदा की है। वो कौन है? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, जो 1797 में पैदा हुए थे और 1869 में मर गए थे। ठीक है, लिखते हैं, गालिब उर्दू फ़ारसी के मशहूर शायर थे। वो अकबराबाद में पैदा हुए थे, लेकिन ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा दिल्ली में गुजारा। गालिब ने नस्र निगारी का आगाज़ फ़ारसी से किया। फ़ारसी नस्र में पंज आहंग, महर नीम रोज़ और 10 तंबूर उनकी अहम किताबें हैं। ठीक है, यानी उन्होंने इब्तिदा जो की थी वो फ़ारसी नस्र से की थी, जिसमें उन्होंने 3 किताबें लिखी थी, पंज आहंग, महर नीम रोज़ और 10 तंबूर। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं, उर्दू में उनका सबसे बड़ा नसरी कारनामा उनके ख़ुतूत हैं। ठीक है, यानी उर्दू में उन्होंने क्या लिखे हैं? ख़ुतूत लिखे हैं। वक़ौल हाली साहब क्या कहते हैं? मिर्ज़ा की उर्दू ख़त व किताबत का तरीक़ा फ़िल वक्त सबसे निराला है, यानी फ़िलहाल सबसे अच्छा जो लिखते हैं वो कौन लिखते हैं? मिर्ज़ा साहब लिखते हैं। ना मिर्ज़ा से पहले किसी ने ख़त व किताबत में इख्तियार किया और ना उनके बाद किसी से ये इसकी पूरी तक़लीद हो सकती है। ठीक है, यानी जो तरीक़ा उन्होंने अपनाया है
वो उनका ही रहेगा, उनसे पहले ना किसी ने अपनाया और ना उनके बाद कोई अपना पाएगा। हाँ, कुछ लोगों ने कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन फिर आगे वो इसी बात को लिखते भी हैं कि उसमें वही फ़र्क है जो एक असल और नकल में होता है ना? कोई चीज़ नकली है तो उसमें, और कोई चीज़ असली है उसमें जो फ़र्क होता है वही गालिब के खतूतों में और जो जिन्होंने कॉपी की है उनमें फ़र्क है, ठीक है? गालिब ने अपने खतूत में बातचीत का अंदाज़ इख्तियार किया है। गालिब के उर्दू खतूत में उनकी अपनी ज़िंदगी और ज़माने के बहुत से दिलचस्प हालात और वाक़यात सिमट आए हैं। 1857 के आसपास का माहौल गालिब के खतूत में जिस तफसील से नज़र आता है, इसके पेश नज़र ये खतूत तारीख़ी हैसियत भी रखते हैं, ठीक है? तो कहते हैं जो खतूत निगारी गालिब ने की, उन्होंने उसमें अपनी ज़िंदगी का हाल भी बयान किया है और साथ ही अपने ज़माने के हालात भी बयान किए। और आपको पता है 1857 में हिंदुस्तान की पहली गदर वाली लड़ाई हुई थी आज़ादी के लिए, ठीक है? तो उसमें किस तरह से अंग्रेज़ों ने जुल्म और ज़ातियाँ की हैं, किस तरह से हिंदुस्तानियों पर उन्होंने रौब जमाया है, वो सारी चीज़ें भी उसमें आपको देखने को मिलती हैं। इसीलिए गालिब के जो खतूत हैं उनकी क्या है, तारीख़ी अहमियत भी बढ़ गई है। आगे चलते हैं। उन्होंने अपने खतूत के बारे में ख़ुद ही कहा है कि मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद की है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया है। हज़ार कोस से बाज़बान कलम बातें किया करो, हिज्र में विसाल के मज़े लिया करो। गालिब ने क्या मतलब लिखा है कि भाई मैंने ना वो अंदाज़े इख्तियार करा है, अंदाज़े तहरीर, कि ऐसा लगे कि दो लोग आपस में बैठे हुए बातें कर रहे हैं ना। मुरासला मतलब ख़त व किताबत की जो ज़बान है उसे क्या कर दिया है, मुकालमा बना दिया है। मुकालमा बना दिया यानी ऐसा लगता है कि दो लोग आपस में बैठे हुए बात कर रहे हैं, ठीक है? तो कहते हैं हिज्र में भी विसाल के मज़े लिया करो, यानी दूरी में भी ऐसे बात करो जैसे हम आमने सामने बात कर रहे हैं, ठीक है? गालिब ने जो उसलूब इख्तियार किया था उसकी नकल किसी से भी मुमकिन ना हो सकी। उनके खतूतों में वाक़यात निगारी, मंज़र निगारी और जज्बात निगारी की गैर मामूली मिसालें मिलती हैं। इसी के साथ तंज़ व मज़ाक़ का उन्सुर भी गालिब के नस्र में एक ख़ास हैसियत रखता है। गालिब के उर्दू खतूत के मजमूए ऊद हिंदी और उर्दू मुअल्ला हैं। उन्होंने दो खतूत के मजमूए लिखे, एक का नाम ऊद हिंदी है और दूसरे का नाम उर्दू मुअल्ला, ठीक है? तो अब हम गालिब के दो ख़त हैं उनको पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड जो सवाल जवाब हैं वो सब देखते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। तो चलिए ख़त को पढ़ लेते हैं। देखिए ये आपका पहला ख़त है, यहाँ पे क्या लिखा है, ए हज़रत मीरन साहब अस्सलाम वालेकुम, हज़रत आदाब, ठीक है? ये क्या होता है, इसे कहते हैं हम लोग अलक़ाब व आदाब। इसे क्या कहा जाता है, अलक़ाब व आदाब, जिसमें ना लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखते थे, जबकि गालिब ने देखिए 2 वर्ड्स में इसे फिनिश कर दिया है, ठीक है? अब देखिए लिखते हैं, गालिब मीरन साहब से इजाज़त चाहते हुए मीर मेहंदी को ख़त लिखना चाहते हैं, ठीक है? यानी वो क्या कर रहे हैं, मीरन साहब से चाह रहे हैं कि वो उन्हें इजाज़त दे दे कि हाँ वो मीर मेहंदी जो है उनको ख़त लिख ले, ठीक है? मीरन साहब का कहना है कि ये क्या मैं ख़त लिखने से मना करता हूँ, मैंने तो सिर्फ़ उनकी तंदुरुस्त होने की इत्तला दी है कि वो ठीक है ना, तंदुरुस्त हैं। दी थी कि बुखार थोड़ा ठीक हो गया है मगर पेचिश अभी बाकी है, वो भी ठीक हो जाएगी। मैं अपने हर ख़त में आपकी तरफ से लिख देता हूँ, फिर आप ख़त लिखने की ज़हमत क्यों कर रहे हैं, ठीक है? यानी मीरन साहब ने कहा है, एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई मैंने तुम्हें ख़त लिखने को थोड़ी ना मना किया, तुम लिखो, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जब मैं लिख देता हूँ ख़त, है ना, मैं जब अपना ख़त भेजता हूँ तो उसमें तुम्हारी तरफ से भी खैरियत ले लेता हूँ, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है ख़त लिखने की, क्यों ज़हमत करोगे तुम ख़त लिखने की, ठीक है? गालिब ने मीरन साहब से कहा इसके ख़त को आए हुए बहुत दिन हो चुके हैं, वो नाराज़ होगा कि मैंने अभी तक उसके ख़त का जवाब नहीं लिखा, जवाब तो ज़रूर लिखना है ना? तो अब कहते हैं कि भाई उन्होंने मेहंदी साहब ने मुझे ख़त दिया था, उसे आए हुए काफ़ी वक्त हो चुका है और अगर मैं अभी तक उनका जवाब नहीं दूंगा तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, है ना? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बेटा पहले ज़माने में जब व्हाट्सएप या आपका मोबाइल कॉलिंग, टेलीफ़ोन, ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो उस वक्त ख़त व किताबत के ज़रिए ही लोग एक दूसरे से बात किया करते थे, ठीक है? अच्छा, आज भी अगर आप अपने किसी फ्रेंड को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं और वो आपका सीन करके छोड़ देता है और आपको रिप्लाई नहीं करता, तो आपको कितना ज़्यादा बुरा लगता है ना? अगले दिन जब आप उससे मिलते हैं तो उसकी मार पिटाई भी कर देते हैं, हाँ भाई बहुत लाड सा हो रहा है ना, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया गया तो उससे करते या नहीं करते। अब अगर आपको ख़त मिला है और आपने ख़त का जवाब नहीं दिया तो सामने वाले को भी तो वैसे ही गुस्सा आएगा ना, फिर वो भी तो वैसे ही आपसे लड़ाई लड़ेगा।
राइट। तो इन्होंने भी ये बात बोली कि वो नाराज़ होगा अगर मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। मीरन ने कहा कि वो आपकी औलाद है, खफा क्यों करोगे, यानी वो आपके बेटे हैं और मतलब बेटे के बराबर हैं, क्योंकि वो आपके शागिर्द हैं, है ना। तो वो क्यों खफा होंगे आपसे, क्योंकि माँ बाप से बच्चे कभी खफा थोड़ी ना होते हैं। गालिब ने कहा, भाई आखिर कोई तो वजह होगी जो तुम मुझे ख़त लिखने से रोक रहे हो। सुभान अल्लाह, गालिब साहब को आप खुद तो ख़त लिखते नहीं और मुझसे फरमा रहे हैं कि मैं मना करता हूँ। अब देखिए, अब मीरन साहब, पहले तो गालिब ने पूछा, देखिए गालिब के ख़तों में ये बात बिल्कुल वाज़ेह रहती है, ऐसा लगता है कि दो लोग बातें कर रहे हैं, है ना। मतलब गालिब खुद ही सवाल करते हैं और इस तरह से जवाब देते हैं कि जैसे सामने से हमसे कोई सवाल किया गया है। ठीक है, तो पहले तो एक तरफ ये कहते हैं कि भाई ऐसा बताओ क्या वजह है जो तुम मुझे ख़त लिखने से रोकते हो, और फिर खुद ही जो है मीरन साहब की मतलब अल्फाज लिख देते हैं कि गालिब तुम खुद तो ख़त लिखते नहीं हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बताओ मीरन कि तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं मेहंदी को ख़त लिखूं। ठीक है, अब फिर मीरन से पूछ रहे हैं कि भाई मीरन तुम ये बताओ कि तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं मेहंदी को ख़त लिखूं। ठीक है, मीरन ने कहा, क्या कहूँ, सच बात तो ये है कि जब आपका ख़त मजरू के पास जाता और पढ़ा जाता है तो मैं आप के ख़त को सुनकर लुत्फ़ उठाता हूँ, क्योंकि उनके लिखने का अंदाज़ बहुत अच्छा था। अब जबकि मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ तो आपके ख़त का लुत्फ़ कौन उठाएगा, यानी कि अब जब मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ तो वो ख़त पढ़ा जाएगा तो मैं सुन नहीं पाऊँगा। मैं जुमेरात को रवाना हो रहा हूँ, ठीक है, यानी जुमेरात को मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, आप मेरी रवानगी के 3 दिन बाद लिखिएगा। ये सुनकर गालिब ने कहा, मियाँ समझदारी की बात करो, मुझे तुम्हारे जाने ना जाने से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी बातों में आकर मैंने आज तक मजरू को ख़त नहीं लिखा। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो क्या कहने का मतलब है, उन्होंने कहा कि भाई मैं इसलिए मना करता हूँ क्योंकि आप ख़त लिखते हैं तो उस ख़त का मैं फ़ायदा उठाता हूँ, मतलब मैं मज़े लेता हूँ उसे सुनने के, एक लुत्फ़ आता है उसे सुनने में, है ना। तो अगर मैं नहीं होऊंगा तो वो लुत्फ़ कौन उठाएगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है उनको ख़त ना लिखें जब तक मैं वहाँ ना पहुँच जाऊँ। ठीक है, लिखते हैं, अब गालिब मीर मेहंदी को मुखातिब करके कहते हैं कि मीर मेहंदी ने मैंने तुम्हें ख़त नहीं लिखा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, अब अपने ख़त का जवाब ले लो। ठीक है, बुखार तो ठीक हो गया है लेकिन पेचिश के दूर होने की खबर जल्दी सुनाओ, है ना, यानी बुखार तो तुम्हारा ठीक हो गया लेकिन पेचिश हो गई है गर्म दवाइयों की वजह से, तो अब जल्दी से पेचिश सही होने की भी खबर सुनाओ। सुनो, परहेज़ करना लाजमी है, ये बहुत बुरी बात है कि वहाँ खाने को कुछ अच्छा नहीं मिलता, मतलब वहाँ पे कुछ अच्छी खाना नहीं मिलता है। ख़त में मौसम का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि इस वक्त पहले तो आंधी आई, फिर बूंदाबांदी शुरू हुई और अब बारिश हो रही है। जब बारिश रुक जाएगी तो है ना, तो कल्याण डाक को ले जाएगा। ठीक है, अब मैं ख़त ख़त्म करता हूँ। ठीक है, मीर सरफराज को दुआ कहना गालिब। आ गई बात समझ में। अब देखिए, जैसे मम्मी और आपने मम्मी और खाला को बात करते हुए सुना होगा या मम्मी और फूफी को बात करते हुए सुना होगा, है ना, कि हाँ आज तो बहुत बारिश हो रही है, वो कहेंगी नहीं नहीं यहाँ तो बारिश नहीं है, यहाँ तो मौसम ठीक है बस, है ना, या बहुत गर्मी है, सुनते हैं ना, यानी और फिर क्या पकाया क्या खाया, राइट। तो इस तरह से ये सारी बातें अब जब फ़ोन पे हो रही हैं, अब जब फ़ोन नहीं था तब तो ख़त किताबत में होती थी कि हाँ कल मैंने बिरयानी पकाई थी, उसमें नमक तेज़ हो गया था, आज मैंने ये पकाया है, तुम क्या पका रही हो, है ना, ज़रा मुझे इसकी रेसिपी बता देना, मेरे तो कोफ्ते बीच से टूट जाते हैं, है ना। तो ये सारी बातें जिस तरह से आज हम कॉल पे करते हैं इसी तरह से पहले ज़माने में ख़त किताबत के ज़रिए हुआ करते थे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अच्छा, अब आप लोग ना अदरवाइज़ मत लिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये पहला ख़त आपका फिनिश हुआ है, तो अब यहाँ पे आपको सवाल जवाब दिए गए हैं। पहला सवाल लिखा है, गालिब ने मीरन साहब से मीर मेहंदी के ख़त का जवाब लिखने की इजाज़त क्यों चाहिए थी, है ना, क्योंकि उन्होंने मना किया था। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला लिखा है, मीरन साहब ने गालिब को मजरू की सेहत के बारे में क्या बताया। अब मजरू साहब की सेहत के बारे में क्या बताया था, ये कि भाई बुखार ठीक हो चुका है ना, पेचिश की शिकायत हो गई है। अब लिखते हैं, मीरन साहब ने गालिब को मजरू के नाम ख़त लिखने से क्यों बाज रखा, मतलब क्यों दूर रखा कि भाई आप उसको ख़त मत लिखिए।
है ना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि जब मजरूह साहब के पास ख़त आता है तो मैं उसे पढ़ता हूँ, है ना, और उसे सुन के लुत्फ़ उठाता हूँ। अब मैं वहाँ नहीं रहूँगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। अब ये थोड़ा सा कवायद का काम है, इसे आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है, ये अमली काम है, ये सब कर लीजिएगा। अब देखिए अगला जो शुरू होता है ना ख़त, ये आपका मुंशी हरगोपाल तिफ्ता के नाम लिखा गया है, ठीक है। इसके मुश्किल ये अल्फाज देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अतराफ़, अतराफ़ तरफ की जमा है, ठीक है। हरकारा, हरकारा मतलब होता है डाक लाने वाला, जिसे हम लोग पोस्टमैन कहते हैं, है ना। जवानिब, जानिब की जमा होती है, यानी चारों तरफ देखना, यानी हर सिमत में देखना, ठीक है। बखील, बखील कंजूस को कहते हैं। बखील उसको कहा जाता है जिसके पास पैसा हो और वो अपने ऊपर भी खर्च ना करे, ठीक है। एक तो कंजूस वो होता है कि भाई दोस्तों में जा रहे हैं और किसी को भी कुछ नहीं खिला रहे, ठीक है, एक तो वो कंजूस होता है। एक कंजूस वो होता है जिसे हम बखील कहते हैं। बखील कौन सा कंजूस होता है? बखील वो कंजूस होता है जो अपने ऊपर भी खर्च नहीं करता, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है बेरंग, यानी कि जो डाक होती है ना बेटा, जब आप डाक भेजते हो तो उस पर टिकट चिपकाया जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी होता था सिस्टम कि भाई आप बिना टिकट के उसे भेज देते थे, है ना, और शायद जिसके घर वो डिलीवर होता था फिर टिकट के पैसे वो देता था, समथिंग समथिंग, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन हाँ शायद ऐसे ही कुछ हुआ करता था, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब हम लोग आज पढ़ेंगे, अब हम किसका पढ़ रहे हैं, यहाँ पे गोपाल तिफ्ता के नाम जो खत है उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए अब लिखते हैं, गालिब के शागिर्द मुंशी हरगोपाल तिफ्ता रूठे हुए हैं। गालिब इस खत के ज़रिए उन्हें मनाने का पैगाम देकर कहते हैं, क्यों तिफ्ता, रूठे ही रहोगे या राज़ी भी होगे? या तो मान जाओ या फिर रूठने की वजह लिखो। मैं ख़तों के सहारे अपनी खुलूत को जुल्मत में बदल देता हूँ। ये ख़त ही मेरे जीने का सहारा है। जब भी किसी का कोई ख़त आता है मैं उसे ख़त नहीं बल्कि ये समझता हूँ कि वो शख्स खुद आया है। खुदा का बड़ा एहसान है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता कि कोई ख़त ना आए, बल्कि ऐसा भी दिन होता है कि एक दिन में कई कई ख़त आ जाते हैं। डाकिया एक दो ख़त सुबह को और एक दो शाम को दे जाता है। ख़त पढ़कर मेरा दिल लग जाता है। दिन ख़त का जवाब लिखने में गुजर जाता है। एक तुम हो कि 10-12 दिन से कोई ख़त रवाना नहीं किया। साहब ख़त लिखो, और नहीं लिखते हो तो ना लिखने की वजह लिखो। ख़त भेजने में एक आध आने का खर्चा होगा, कंजूसी ना करो। अगर ऐसे ही है तो बग़ैर टिकट के ख़त रवाना कर दो, पर ख़त लिखने में कोताही ना करो। आगे बात समझ में क्या कह रहे हैं? उनके एक शागिर्द है मुंशी हरगोपाल तिफ्ता, वो क्या हो गए हैं, नाराज़ हो गए हैं, लेकिन गालिब को नहीं पता कि वो क्यों नाराज़ हैं। हालांकि गालिब को पता होगा, गालिब ने ही कोई हरकत दी होगी, है ना, बहुत गज़ब के थे ये चचा। तो लेकिन उनसे क्या कर रहे हैं, अनजान बन रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई या तो मुझे बताओ कि तुम नाराज़ क्यों हो, और अगर नहीं बता रहे हो तो मुझे ख़त लिखो फिर अच्छे से, बिल्कुल, है ना, नॉर्मल पर्सन की तरह। ठीक कहते हैं, क्योंकि भाई मैं तो ख़त के सहारे ही जीता हूँ, मेरे पास तो कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग मुझे ख़त लिखो और मुझसे बातचीत करते रहो, जैसे आजकल आप लोग व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, है ना। अगर एक दिन आपसे व्हाट्सएप छीन लिया जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि सांसें ही नहीं आ रही हमारी, है ना, ज़िंदगी कुछ अधूरी है, राइट। ऐसे ही पहले ज़माने में ख़त वाले लोगों को लगता था कि अगर उनको एक आध ख़त ना मिले ना तो उन्हें ना सांस नहीं आती थी कि अरे यार ख़त नहीं आया, ख़त नहीं आया, है ना। वो खुद ही बैठ जाते थे लिखने के लिए, लाओ हम ही कोई ख़त लिख दे, ठीक है। अब इस ख़त के जो सवाल जवाब है वो देख लीजिए। लिखते हैं, मीर मेहंदी ने ख़त के आगाज़ में ये क्यों लिखा है कि रूठे ही रहोगे या मानोगे भी? तो आपको पता है कि वो नाराज़ थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। अगला सवाल देखिए, लिखा है, खुतूत को गालिब ने अपनी दिल लगी का सामान क्यों कहा है? तो आपको पता है क्योंकि भाई पहले ज़माने में और कुछ था नहीं, है ना, और 1857 की लड़ाई के दौरान ही तकरीबन उन्होंने ये ख़त लिखना शुरू करे हैं। तो 1857 में जब जंग हुई है तो उस वक्त भी मतलब कोई बाहर नहीं होता था, है ना, और सबको घर में ही रहना होता था, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा दिल बहल जाता है। लिखते हैं, गालिब ने ख़त बेरंग भेजने की बात क्यों कही है? क्योंकि वो ये तसव्वुर कर रहे थे कि शायद लोग इसलिए ख़त नहीं भेज रहे हैं कि ख़र्चा होगा और मेरे पास पैसे नहीं है ना, क्यों हम पैसे वेस्ट करें। तो उन्होंने कहा भैया तुम बिना टिकट के ही भेज दो, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए ये आपका फिर से आपका कवायद का काम है या फिर जो आपका अमली काम होता है वो है। ठीक है, तो ये सब आप लोग खुद से कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए लिखा है ना, गालिब के कुछ खतूतों का मुताला करें। तो ये आप ना रेख्ता पे एक वेबसाइट है, रेख्ता, गूगल पे जाके आप उसे देख सकते हैं। वहाँ पे खतूत गालिब करके एक उनका इंतखाब है ना, आप उसे चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको काफ़ी खतूत मिल जाएंगे गालिब के, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आपको बढ़िया से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, रिक्वेस्ट वही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। आपको वीडियो कैसी लगी है ये हमें कमेंट के द्वारा बताएं। ठीक है, और अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।